Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. So student, today I will discuss about atom, atomic mass and relative atomic mass. Also we discuss about atomic size. So in previous video we have done about atomic mass and molecular mass and molecule. But again I recall today I discuss about it in briefly. So student, what is meaning of atom? Actually it is a smallest particle of the element. Any element, its smallest particle, that is called atom. But it is according to our previous knowledge, previous data. Modern day, it is not smallest unit. It further categorize or classify into three category: electron, neutron, proton, and further it again divide up quark and down quark. So it is a higher level. So we discuss about only class 9th level. So come here on board. Actually, atom are smallest particle of element. We know एटम क्या है, छोटा सा पार्टिकल है एलिमेंट का, विच मे or may not have independent existence. What is meaning of independent existence and may or may not है? एक्चुअली कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते जो फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होते स्टेबल के लिए. उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जिसमें हमारा आता है हीलियम और नियॉन. और बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं. उन्हें फ्री छोड़ने के बाद भी किसी न किसी से कंबाइन हो जाते हैं, मतलब वो डिपेंड होते किसी और पे अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के. तो ऐसे लोग क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं. तो इसका मतलब यही है मे और मे नॉट का. कुछ लोग क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं, कुछ फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं. जिसमें इंडिपेंडेंट में हमारा क्या है? हीलियम और नियॉन है. और आपका डिपेंडेंट में आप ऑक्सीजन ले सकते हैं, नाइट्रोजन ले सकते हैं, हाइड्रोजन ले सकते हैं, ढेर सारे एलिमेंट आते हैं. फिलहाल ये हमारा थोड़ा क्रिटिकल डिफिनेशन हो जाती है. थोड़ा सिंपल बात करते हैं. जैसे हम अगर बात करें किसी बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग में सबसे छोटी सी यूनिट क्या है? सोचो, ब्रिक होगी ना. सबसे छोटी सी यूनिट क्या है? ब्रिक. इसी तरह से जो हमारा मैटर है, जो हमारा एलिमेंट है, इसका जो सबसे छोटा यूनिट है वो क्या है? एटम है. उसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं. और वो ये इतना छोटा होता है, एटम इतना छोटा होता है कि हम इसको सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर स्पेशल मैग्नीफाई लेंस का यूज करके इसको देख सकते हैं. एक्चुअली इसकी साइज होती है ना, बहुत छोटी होती है, यहाँ तक इसकी साइज नैनोमीटर में होती है. तो इसलिए ये हमें क्लियर दिखाई नहीं देता है. चलिए बात करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ एटम के बारे में. जैसे ये हमारा कोई सर्कल है या फिर कोई बॉल है, तो बॉल ढेर सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा. और ये जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं, इनको हमने क्या बोल दिया? हमने इनको बोल दिया एटम बोल दिया. सपोज ये हमारी कोई दीवार बनी है, दीवार, इसमें क्या लगे होंगे? ब्रिक लगे होंगे, मतलब ईंट लगे होंगे भाई. इसमें हमारे लगे होंगे ईंट. तो इस दीवार के रिस्पेक्ट में हमने बोला इसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? तो ब्रिक है. तो इसको इसी तरह से अगर कोई मैटर लेते, कोई एलिमेंट लेते, उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोल देते हैं एटम. ठीक है, इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी. एटम क्या होता है? बात करते हैं एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज, इसकी साइज इतनी छोटी होती, इतनी छोटी, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये नैनोमीटर में मेजर किया जाता है. तो फिर बात कर लेते हैं नैनोमीटर मेजर करने के साथ साथ ये हमें नेकेड आई से भी नहीं दिखाई देता है. नेकेड आई से भी नहीं दिखाई देता है. चलिए ठीक है, इसकी साइज किस में नापते हैं? तो हमारा जो इसकी साइज होती है ये नापते हैं नैनोमीटर में. एक्चुअली 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 टू पावर -9 मीटर. उसी का हमने उल्टा पहले लिख रखा था, 1 मीटर इक्वल टू 10 टू पावर 9 मीटर, सॉरी नैनोमीटर. तो ये इसकी यूनिट होती है, इतनी छोटी होती है, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है? इसको नैनोमीटर मेजर करना पड़ता है. मीटर तो आप जानते होंगे लगभग 3 फीट के आसपास होता है. तो अब आप समझ सकते हैं कि मीटर, फिर नैनोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर से भी छोटा क्या है? नैनोमीटर. तो इसलिए हम इसको खुली आंखों से नहीं देख पाते, यहाँ तक कि साधारण माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते. इसके लिए स्पेशल मैग्नीफाई लेंस का यूज करना पड़ता है. ठीक है, चलिए बात कर लिए हमने एटॉमिक साइज के बारे में. अब बात कर लिया हम लोगों ने एटम के बारे में. अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हम लोग का एटॉमिक मास. चलिए एटॉमिक मास की जब हम बात करते हैं, तो जैसे कि हम एटॉमिक मास लेते हैं, तो कोई चीज़ अगर वेट करते हो तो कितना भारी है, तो उसका वो मास होता है. इसी तरह से अगर हम एटम का लेंगे
एटॉमिक मास, एक्चुअली इसका एटॉमिक मास हम लोग नहीं लेंगे, एटॉमिक मास नहीं लेंगे, बल्कि क्या लेंगे हम लोग, इसका लेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। तो आप कहोगे सर ऐसा क्यों आप कर रहे हैं? भाई मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैं इसका एटॉमिक मास ना पढ़ करके क्या पढ़ूंगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। एक्चुअली ये इतना छोटा है, इसका मास भी तो बहुत कम होगा, बहुत हल्का होगा। इसको हम लोग वेट करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास के टर्म में। अब ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? एक्चुअली रिलेटिव एटॉमिक मास के टर्म में हम लोग किसी एक एलिमेंट को स्टैंडर्ड फॉर्म में मान लेते हैं, उसकी यूनिट्स को स्टैंडर्ड यूनिट मान लेते हैं, और दूसरे एलिमेंट को जिसका हमें एटॉमिक मास पता करना होता है उसको क्या करते हैं, उससे कंपैरिजन करते हैं। जैसे ये मार्कर है, हमने कोई स्टैंडर्ड यूनिट ले लिया, इधर 10 ग्राम की, इधर 2 मार्कर या 1 मार्कर हमने रख दिया, तो 10 ग्राम की इधर यूनिट एक रखा, दूसरी रखा, तीसरी रखा। ये बैलेंसिंग मशीन समझ लो, फिर से समझिएगा, ये बैलेंसिंग मशीन है। एक पल्ले में हमने कोई एलिमेंट रख दिया, दूसरे में जो स्टैंडर्ड यूनिट रखा उसका रखते गए, एक समय आएगा दोनों बैलेंस हो जाएंगे। जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे ना, तो क्या होगा, ये इसके कंपैरिजन में इसका मास बताएगा। जैसे ये मतलब एक कोई एलिमेंट था, इसके लिए इस स्टैंडर्ड एलिमेंट के 10 यूनिट लगे, अगर ये 10 यूनिट लगे हैं तो इसका क्या मास होगा, इसका मास होगा 10 यूनिट। समझ गए कि नहीं आप? जैसे अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग वाटरमेलन का, क्या लेते हैं, वाटरमेलन का एग्जाम्पल। ये वाटरमेलन समझ लीजिए कि आप 16 ग्राम का था, या 16 यूनिट में इसको हम काट दिए, किसमें, 16 बराबर भागों में हमने इसको काट दिया। काउंटिंग में मिस्टेक हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए जो भी मान लो हमने 16 पार्ट में काटा है, आप इक्वल काट सकते हैं। तो अब किसी एक पार्ट का वेट क्या होगा, 1/16 होगा। अब वाटरमेलन है तो वाटरमेलन लिख सकते हैं यहाँ पर, वाटरमेलन। ठीक है। इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन ले लें, ऑक्सीजन, इसका जो एटॉमिक मास होता है 16 यूनिट होता है, या 16 AMU होता है, AMU। तो अब ये 16 AMU है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट में यूज करेंगे तो इसके एक एटम का जो भार होगा, एक एटम का भार क्या होगा, 1/16 होगा। मतलब पूरे का भार कितना, 16। अगर इसमें 16 एटम है, या फिर किसी एक एटम, कितने भी एटम हो, एक एटम का कितना भार होगा, तो 1/16। सपोज हम ले लेते हैं कार्बन C12, ठीक है। हम कहते हैं कार्बन के एक एटम का भार कितना होगा, तो 1/12 होगा। C12 के एक एटम का भार कितना होगा, 12, क्योंकि टोटल इसका वेट कितना, 12 AMU। देखिए ये सब जो यूनिट्स हैं ये ओल्ड यूनिट्स हैं, ये एटॉमिक यूनिट्स जो होती है ना, एटॉमिक मास यूनिट इसको बोलते हैं। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ये सब 1961 के पहले की बात है। मॉडर्न में नए नए साइंटिस्ट आए, नई नई चीज़ें बताई, तो फिलहाल उस पर अभी कूदते नहीं, पहले इस पर क्लियर कर लेते हैं। चलिए देखिए, हमने बताया अगर वाटरमेलन लिया तो अगर इससे हमें कोई चीज़ वेट करना है, जैसे कि हमारा बैलेंसिंग मशीन था, ठीक है, ये बैलेंसिंग मशीन था, इस पर हमने बैलेंसिंग मशीन पे एक तरफ क्या कर दिया, कोई मैटर रख दिया, एलिमेंट रख दिया। जैसे सपोज कर लीजिए हमने हाइड्रोजन रख दिया, और इसका हमने क्या किया, इस पे यूनिट रखना शुरू किया, एक यूनिट रखा। अगर ये बराबर हो गया तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या आएगा, एटॉमिक मास इसका आ जाएगा 1 यूनिट, समझिएगा। अगर हमने सपोज कर लिए दूसरा कोई एलिमेंट रख दिया, हीलियम रख दिया, इसका एक पार्ट रखा, 2 पार्ट रखा, 3 पार्ट रखा, 4 पार्ट रखा, सपोज ये 4 पार्ट में बराबर हो गया होगा, इसका मास क्या होगा, 4 यूनिट होगा। समझ गए? अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं। स्टैंडर्ड यूनिट एक को मान लिया हमने, दूसरे से क्या कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं। देखिए जो हमारे पुराने साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले ऑक्सीजन का 1/16 जो भार होगा उसको एक यूनिट भार मान करके स्टैंडर्ड यूनिट चुना था। लेकिन फिर बाद में जब हमारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने और भी रिसर्च किया, जो भी थोड़ी मोड़ी त्रुटि आ रही थी, एरर आ रहा था, उसको रिमूव किया, तो फिर उन्होंने कार्बन C12 को ले लिया एज अ स्टैंडर्ड यूनिट। मॉडर्न डे में कार्बन C12 को हम लोग एज अ स्टैंडर्ड यूनिट यूज करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो कोई भी कार्बन है, C12 है, इसके एक एटम का भार जो होगा 1/12 होगा, एक एटम का भार। तो ये जो भार है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 यूनिट बोलेंगे, 1 यूनिट बोलेंगे। अब इससे जिसका भी भार पता करना है उसे बैलेंस मशीन पे रख के वेट मशीन पे कंपैरिजन कर दीजिए।
सपोज इसका एक यूनिट ये है, हमें क्या करना, हीलियम का वेट पता करना है। तो हमने क्या किया, बैलेंस मशीन लिया, बैलेंस मशीन के एक पल्ले पे क्या रख दिया, हीलियम, दूसरे पे क्या किया, C12 का एक यूनिट रखा, देखा बराबर नहीं हो रही, दूसरी यूनिट रख दिया, फिर भी देखा ये बराबर नहीं हो रही, तीसरी यूनिट भी रख दिया, चौथी यूनिट भी रख दिया। जब हमने 4 यूनिट रखा, ये सब भाई एक्सपेरिमेंटल डाटा में ऐसे हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, 4 यूनिट पे इसका बराबर हो गया भार, दोनों वेट मशीन के पल्ले क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब हीलियम का भार कितना आया, 4 यूनिट आया, 4 यूनिट या 4 AMU एटॉमिक मास यूनिट आया। तो इस तरह से हमने क्या किया, रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड किया कुछ एलिमेंट्स का। अभी हम आपको एक चार्ट बना के देंगे, उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, उनके रिलेटिव एटॉमिक मास दिए होंगे। पर उससे पहले इस AMU को इस समय हटा दिया गया है, AMU रिप्लेस कर दिया गया है U से, ठीक है। यूनिफाइड यूनिट को U को हमने AMU को हमने हटा दिया है, मॉडिफाई कर दिया, किसमें, यूनिफाइड यूनिट में कर दिया है। मतलब कि इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, U से लिखना शुरू कर दिया है मॉडिफाई करके। ये कब आया, जब हमारे IUPAC नेमिंग आई, नए नए साइंटिस्ट आए, तो AMU को हटा करके उसको कन्वर्ट कर दिए U में, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई है अब AMU की जगह पर। चलिए हम कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लेते जो कि आपको इस चैप्टर में काफ़ी मदद देंगे। तो आप एक टेबल बना सकते हैं हमारे साथ, जिस टेबल में आप लिख सकते हैं नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट, इधर लिख सकते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास U में रखेंगे, इसकी यूनिट है। चलिए हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट लिखते हैं। पहला एलिमेंट होगा हमारा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ढेर सारे लिख देते हैं। हाइड्रोजन का होता है 1 यूनिट, हीलियम का होता है 4 यूनिट, लिथियम का होता है 7 यूनिट, और बेरिलियम का होता है 8 यूनिट, बोरान का होता है भाई साहब 10 यूनिट, कार्बन 12 यूनिट, ऑक्सीजन 16 यूनिट, नाइट्रोजन 14 यूनिट, and sulfur 32 यूनिट, और क्लोरीन 35.5 यूनिट होता है। इस तरह से ढेर सारे एलिमेंट होते हैं, उनके एटॉमिक मास होते हैं। ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हैं। ये स्टैंडर्ड यूनिट कार्बन 1/12 को लेकर के उसकी एक एक यूनिट को, इन दोनों को क्या किया गया होगा, बैलेंस किया गया होगा। जितनी यूनिट वहाँ यूज हुई, इनका मास उतना ही यूनिट बता दिया गया। इससे आप यू लिखिए या फिर क्या लिख सकते हैं, AMU लिख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में, और कैसे एटम मिल करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।